आतंजीत सिंह साहब, अब हम लोग अपने तीसरी पायदान पे आ रहे हैं। तीसरी पायदान मतलब आर्थिक, सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी हकीकत। और ये जो जो मुख्य रूप से इस बात को रखा गया था कि हमारे पास सरकारी आंकड़े तो खूब होते हैं, खूब सरकार बताती है कि ये अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है। तो अगर केवल आंकड़े देख के ही घर चलाना होता या आंकड़े देख के ही कुछ भी करना होता तो हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। लेकिन जब आप बाजार में जाते हैं, जब आप जेब से पैसा निकालते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो आपको लगता है कि नहीं, आंकड़े कुछ कह रहे हो, ग्राउंड रियलिटी थोड़ी फर्क है। मेरे साथ अभी प्रोफेसर संतोष में भी आना है उनको। प्रोफेसर संतोष आ गए हैं मेरे ख्याल में, उनको अगर ले लें आप। प्रोफेसर संतोष आ गए हैं। प्रोफेसर साहब, मैं शुरू आपसे इसलिए करना चाह रहा था कि आपने अभी आपका मैं कई आपके प्रोग्राम देखा, आपके जो लेख है वो पढ़ा। सबसे मतलब हम लोग जिसको समझ सके उस भाषा में एक आम दर्शक जो हमारा है उसको ये जो कहते हैं ना कि सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी हकीकत, तो इस पे जरा एक आप ओवरव्यू हम लोगों को दे दीजिए। फिर इस चर्चा को हम खोलेंगे, लेकिन पहले ओवरव्यू कि सरकारी आंकड़े तो कहते हैं बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं है तो कार जाके मर्सिडीज खरीद लो, रेस्टोरेंट 5 स्टार में खाना खा लो, इत्यादि इत्यादि तरह की बातें हम लोग को बताई जाती हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, इस पे एक आप अपना वक्तव्य दे दें, फिर मैं इसको डिबेट को आगे ले। प्रोफेसर संतोष, आपसे। नहीं, शायद आप सुन नहीं रहे। प्रोफेसर साहब, आपसे ही प्रश्न आपसे है। शायद अभी इनको प्रोफेसर साहब आप ही से प्रश्न किया। अच्छा, आप चलिए। मैं हिमांशु, असल में मैं हिमांशु बयानी साहब आपको चाह रहा था कि आप रिएक्ट करते, जब पहले एक बार प्रोफेसर संतोष बोल लेते तब मैं। आतंकी सिंह साहब, कुछ आप एक बेसिक्स में कुछ बता दीजिए, फिर हम इस प्रोफेसर संतोष तक नाश्ता कर लें तब बात कर लेते हैं। कुछ बेसिक्स बता दिए, हम लोग कहाँ खड़े हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था का जहां तक मामला है, जो डेटा आया है जीडीपी पे, उस पे जो पहले कह रहे थे कि 6.3 6.4% जीडीपी पे हम खड़े हैं, तो वो फिगर कहीं ना कहीं 5.7 to 5.9 फिसलती नजर आ रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाउन है। कंपनीज जो हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी 75 to 80% पे काम कर रही हैं। एक्सपोर्ट हमारा कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, जिस वजह से आपने देखा कि 50 लाख करोड़ का कर्जा अब 174 लाख करोड़ रुपए हम पे खड़ा है। डॉलर 83 रुपए से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है कि उस पर जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ गया है। प्रिंसिपल रीपेमेंट किस तरीके से होगा, कब होगा, कैसे होगा, तो संकट तो गहरा है। और उसमें हम लोग जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी के जिस तरह से वक्तव्य आते हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं और हम फलाने के साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के मामले में ये सरकार फिसलती नजर आ रही है। उनके खुद के जो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था के नाम पर हमारे पास कोई इकोनॉमिस्ट है ही नहीं बीजेपी। ठीक है, आरएसएस के पास काडर है, वो काडर इलेक्शन लड़वाती है। बीजेपी के पास एक लीडरशिप है जो उस काडर के बेसिस पे अपनी लीडरशिप को डिफाइन करती है। पर अगर आप उनसे ये सवाल पूछें कि आने वाले समय में अगले 3 साल में जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं वो सस्टेनेबल कैसे है और अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रोल होगी। आपने देखा किस तरीके से बीजेपी रूल स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल डेटा से भी ज्यादा है। मनरेगा के मजदूर जो लॉकडाउन में 2 करोड़ परिवार जो है वो मनरेगा मजदूरी पे डिपेंडेंट थे, आज वही फिगर अगस्त सितंबर में फिर से आ गई है। इसका मतलब है सिर्फ शहरों में नहीं, ग्राम विकास समितियों में भी काम का अनुदान जो है वो कम है। और जिस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, आपने देखा कोयले इंपोर्ट के स्कैम में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई फाइनेंशियल टाइम्स की, जिसमें ये बताया गया कि 72 मिलियन टन कोयले के इंपोर्ट में करीब 20,000 करोड़ रुपए का घपला अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का दिखाया गया। और जिन कंपनी से वो इंपोर्ट के बिल्स मंगाए गए वो उन्हीं के एसोसिएट थे, चाहे वो सिंगापुर में हो, चाहे वो दुबई में हो, चाहे वो यूएई में हो। तो इस तरीके से पहले पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और उसके बाद कोल इंपोर्ट को लेकर सॉरी तो मैं जी, तो जिस तरीके का डेटा जो है वो कोल इंपोर्ट को लेकर और पावर इक्विपमेंट परचेज को लेकर दिखाया गया, और गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और बाकी स्टेटों में जिस तरीके से बिजली के रेट
₹5 से लेके और ₹7 तक बढ़ाए गए, और उस पैसे का जब वितरण होता है और वो पैसा जब वो पावर डिस्कॉम कंपनीज के पास जाता है और उस पैसे का अनुदान जो है वो इलेक्टोरल फंडिंग द्वारा, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए अगर खाली कोयले के दलाली में अगर पैसा कमाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें से कुछ शेयर तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भी जाएगा। आतमजीत सिंह साहब, आप कंक्लूड कर ले तो मैं प्रोफेसर साहब से पहला वक्तव्य उनसे ले लेना चाह रहा था। जी, तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से उस पैसे का अनुदान जो है इलेक्टोरल फंडिंग में किया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा, और उस पैसे से एमएलएस को खरीद फरोख्त करके देश की डेमोक्रेसी का नुकसान होता है, देश के संविधान का नुकसान होता है। तो ये सब चीजें जो हैं अब सामने आ रही हैं, पब्लिक उसको देख रही है। उसका आगे अब विषय अर्थव्यवस्था को लेकर क्या होगा ये तो समय बताएगा, पर इंडिकेशंस बहुत क्लियर हैं कि ये सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था के मामले में पिछले 9.5 साल में विफल रही है। जी आनंद जी। मैं प्रोफेसर संतोष, अब आपसे हम सब लोग समझना चाह रहे हैं कि प्रोफेसर संतोष, आप बात सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज बिल्कुल आपसे जी जी, आप पहला वक्तव्य में आप ही से समझ लेना चाह रहे थे हम लोग कि ये सरकारी आंकड़े बनाम जमीनी हकीकत जो है, क्योंकि आपने इसमें खूब लिखा, इधर आप खूब बोल भी रहे हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को आम भाषा में, क्योंकि सरकार तो कहती है कि बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार कहती है कि आप कार खरीदने जाके मर्सिडीज खरीद लीजिए, यहाँ 10 बिकती थी, अब 1,000 बिक रही हैं, खाना खाना है तो 5 स्टार नहीं 7 स्टार में खाइए, वहां जीएसटी कम हो, मतलब कुछ अजीब अजीब तरह की बातें। आम आदमी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए और मेरे गांव में रहने वाले मेरे बाकी साथियों के लिए आप जरा समझाइए ये आंकड़े और जमीनी हकीकत। जी, तो जहां आत्मजीत सिंह जी ने खत्म किया था मैं वहीं पिकअप करता हूं, जो अभी आपने सवाल भी पूछा कि एसयूवीज और मर्सिडीज तो खूब बिक रही हैं और मगर स्कूटर नहीं बिक रही और मारुति आल्टो नहीं बिक रही। तो ये आंकड़े कई महीने से, मतलब इस पूरे साल भर में यही आंकड़े, मतलब एक तरफ तो सरकार बोलती है कि रिकवरी हो गई इकोनॉमी की और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी, और दूसरी तरफ ये साफ आंकड़े आ रहे हैं कि लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं, इसी वजह से वो स्कूटर और उसकी मारुति ऑल्टो की छोटी गाड़ियों का मांग नहीं बढ़ रही है। देखिए, मोटी बात ये है कि पिछले 22 साल से हम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी थे, वैसे ही ये सरकार आपको ये नहीं बताती। वो तो क्योंकि चीन ने अपनी ग्रोथ रेट स्वयं कम कर ली है और कुछ कारणों से कम भी हुई है, उनमें अगर आपको रुचि होगी तो मैं बता सकता हूं क्यों, मगर उन्होंने खुद कम कर ली है भाई। तो भाई अगर भारत की अर्थव्यवस्था में संकुचन आया था 2020 में, क्योंकि एक बेतरतीब राष्ट्रीय लॉकडाउन जारी कर दिया था 4 घंटे की नोटिस पे, तो इस अगर संकुचन आया और चीन में संकुचन नहीं आया तो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी हो गए, तो उसमें काहे को छाती ठोक ठोक करके दुनिया को बता रहेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। और पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था का जो बात है, मैं ये भी बता दूं कि ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था तो हम अभी तक हो गए होते अगर हमारी विकास दर 8% बनी रही होती, जो 4 और 14 के बीच में थी, 10 साल थी यूपीए की सरकार में। वो तो इस सरकार में गिरी है, 5.7% हो गई है। तो जब विकास दर गिरेगी तो जो ये सरकार कहती थी कि हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे 24-25 तक, अब वो स्वयं कह रही है 30-31 तक होंगे। वो देखते हैं, उम्मीद है कि हो जाएंगे, मगर पॉइंट ये है कि अगर हम 8% पे की रफ्तार पे चल रहे होते अभी तक, जो नहीं चल रहे हैं, जैसे आत्मजीत सिंह ने भी बताया और सुब्रमण्यम स्वामी कहते ही रहते हैं, तो हो गया होता। और फिर बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ी हुई है, जो भी ये सरकार कहने की कोशिश करे। मैं
अभी यहीं रुकता हूँ, फिर आप पूछिएगा तो रोजगार के बारे में वो मैं बता सकता हूँ। आनंदवर्धन सिंह जी चले नहीं गए नहीं, मैं आ गया आप? हूँ आगे, नहीं नहीं, मैं आ गया हूँ आगे। जी शीतल भाई, जी जी। पहली चीज ये कि अभी जो चुनाव से पहले अभी 2 महीने, 1 महीना पहले तक महंगाई और बेरोजगारी पे इंडिया गठबंधन बहुत फोकस कर रहा था कि भाई महंगाई क्या, बेरोजगारी क्या। पर एकदम से अब कास्ट सेंसस सेंट्रल फोकस हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बड़ा मुद्दा है शायद महंगाई और बेरोजगारी, जिससे हम सब प्रभावित हैं, लेकिन आम आदमी, मतलब जो गांव में रहने वाले लोग, आम आदमी के लिए कास्ट सेंसस उससे बड़ा मुद्दा हो गया है। ध्रुव ध्रुव मतलब इसका सेंट्रल वो क्या बनेगा, कास्ट सेंसस की महंगाई बेरोजगारी, मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं आर्थिक तौर पे। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट 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 अनम्यूट। जी, मैं उस पे आने से पहले थोड़े से तथ्य जो आपने विषय रखा है उससे संबंधित जी मेरे सामने थे वो, तो मैं उनको जरा सा पढ़ देना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ, देखिए, हम जो आंकड़ा बनाते हैं, आंकड़ा जो हमने एनएसएसओ ने हमारे पास बना के पेश किया है, उस आंकड़े में एक, जैसे आप सर्वेक्षण करते हैं हमारे चुनाव के पहले कि चुनाव में क्या नतीजे आएंगे, तो उसमें एक एरिया रखते सुनो, हैं कि इसमें एरर मार्जिन कितना है। तो एरर मार्जिन हम रखते हैं 3%, 2%, 4%, जो भी अलग अलग एजेंसीज अपनी अपने हिसाब से जो उनको लगता है कि इतना हमसे एरर हो सकता है, एरर मार्जिन रखते हैं। ऐसे ही हम जब सरकारी आंकड़े भी जो बनते हैं उसमें भी इसी तरह से डिस्क्रिपेंसी उसको कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी का एक मार्जिन रखते हैं। आप उसी को देख ले तो इस सरकार की कलई खुल जाती है। ये पहली बार हो रहा है। हमारे यहाँ जो डिस्क्रिपेंसी का मार्जिन था वो पिछले वर्षों में, पिछली सरकारों के दौर में -3.4% होता था, लेकिन इस समय जो मार्जिन है हमारे अभी एनएसओ के दिए हुए आंकड़े में, वो +2.8% है, करीब 3%। और दूसरे जो आप कोर सेक्टर्स लेते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में पा रहे हैं कि आप माइनस में जा रहे हैं, कांस्टेंट। आप उसमें बढ़ ही नहीं रहे हैं, जो रोजगार देने का प्रमुख साधन है उसमें आपकी कोई ग्रोथ हो नहीं रही है। और इन आंकड़ों को जो हम जो कहते हो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भेज देते हैं बना के, और उस आधार पे आईएमएफ वगैरह से कोई एक बयान ले लेते हैं, फिर उसका ढोल पीटने लगते हैं। आईएमएफ कोई खुद आंकड़ा थोड़ी तैयार कर रहा है, आप जो उसको सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें आपका मार्जिन ऑफ एरर इतना बढ़ गया है, उसके बेसिस पे आप उससे भी खुद झूठ बोल रहे हैं, उससे झूठ बोलवा रहे हैं। रियलिटी क्या है कि हमारे ही देश के वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ में काम कर चुके हमारे मूल के हैं, लेकिन अमेरिकन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले मिस्टर मोदी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, मल्होत्रा साहब तो उनका रेफरेंस देते रहते होंगे। मोदी साहब ने अभी 6 महीने पहले हमारे इन आंकड़ों को, जो अमेरिका में वो जो अप्लाई करते हैं जो फार्मूला, उसके आधार पर जब उन्होंने चेक किया 2022 के अप्रैल जून तक के आंकड़े, जिसमें हम 7.8% अपनी ग्रोथ दिखा रहे थे एनएसओ के अनुसार, उन्होंने जब उसको अपना फार्मूला अप्लाई किया जो अमेरिका में अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और वो सब अप्लाई करते हैं, तो उन्होंने पाया कि दरअसल ये जो है ये उन्होंने कहा कि ये 4.8% के आसपास आता है, 4.6% के आसपास आता है। जो 7.8% है वो अमेरिकन सेटअप से जब वो उसको जांच करते हैं तो पाते हैं कि वो तो 5% भी पूरा नहीं होता। 13.1% का एनोमली उनको नजर आता है इसमें। यानी जो सरकार आंकड़े दे रही है और उसको किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से जांचने पे 13.1% का उसमें गड़बड़ी है। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी का अपने हवाला सबने दिया ही, वो कहते ही है कि ये झूठे बना रहे हैं। वो तो कहते हैं मेरे पिता ने एनएसएसओ शुरू किया था, ये आंकड़ा बनाने का हमारा खानदानी काम है और हम इसको जानते हैं कि इसमें ये झूठे आंकड़े बना रहे हैं, क्योंकि जो कोर सेक्टर्स हैं उसमें ये जादूगरी कहीं नजर आती नहीं है। एक्सपोर्ट में आपने क्या किया कि एक्सपोर्ट के आंकड़े को सर्विसेज के आंकड़े के साथ जोड़ दिया और दोनों को जोड़ के बताने लगे एक्सपोर्ट के आंकड़े, तो उसमें 100-150 बिलियन का फर्क आ गया और कहने लगे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया।
इस तरह की जादूगरी हो रही है दरअसल। अब मैं आपके उस सवाल पे आता हूं जो आपने कहा, क्योंकि ये दो बड़े तथ्य थे आपके कार्यक्रम के वजह से मैंने इनका गूगल किया और पढ़ा, और तो मैं सोच रहा था कि इसको कंट्रीब्यूट कर दूं। अब देखिए, जब इनके जो सामाजिक आर्थिक कारणों के सामाजिक नतीजे आते ही आते हैं। सामाजिक नतीजे ये हैं कि आपके यहाँ जो मध्यम और निम्न मध्यम और एकदम भुखमरी के कगार पे पहुंचे हुए लोग हैं, उनके संबंध के जो अध्ययन है, अभी जो हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे नंगे हमारे ही पास है, पाकिस्तान से भी ज्यादा, प्रतिशत में, नंबर में ही नहीं। तो ये जो पोजीशन बनी है वो इसलिए बनी है, उसी की वजह से आपका स्कूटर खरीदने वाला, मोटरसाइकिल खरीदने वाला, छोटी मशीन खरीदने वाला, घर में ये कपड़े धोने की मशीन खरीदने वाला, इस सब में गिरावट लगातार आ रही है। अब ये क्या करते हैं, किसी एक सेक्टर में, किसी एक सीजन में अगर कोई एक चीज आगे बढ़ गई, उसी अकेले को पीट देंगे। कि कभी ट्रैक्टर की, मान लीजिए, किसी एक मॉडल की वजह से या किसी एक छूट की वजह से या किसी एक घोषणा की वजह से कोई चेंज आया, तो पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं करेंगे, कहेंगे वो ट्रैक्टर की सेल देखिए इतनी बढ़ गई। या इसी तरह से किसी हाई एंड प्रोडक्ट की सेल, अगर मान लीजिए कोई एसयू पर्टिकुलर है, जिसकी वजह से कोई मार्केट में एक आध तिमाही में कोई पॉजिटिव आया, तो उसकी सिर्फ बात करेंगे, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात नहीं करेंगे। ये करके ये धोखा हमें दे रहे हैं और समाज को दे रहे हैं। लेकिन नीचे तो समाज की हालत बहुत खराब है आर्थिक रूप से। इसलिए वो सवाल जो राजनीतिक रूप से इंडिया अब खड़ा कर रहा है कांग्रेस के नेतृत्व में, और कांग्रेस में राहुल गांधी जिस पर लगातार एम्फेसिस दे रहे हैं, और अब उनके दूसरे लोग भी जिसका जिक्र करने लगे, जाति जनगणना का सवाल और सामाजिक न्याय का सवाल, ये सवाल उत्तरोत्तर बड़ा होना ही है। ये सही है कि उनके पास आने वाले जो करीब 200 दिन है चुनाव की घोषणा होने से पहले, 170 से 200 के बीच जो दिन है हमारे केंद्र सरकार के पास, उनके पास भी अपना प्रचार अभियान का तरीका बना हुआ है कि इन 170 दिन को किस तरह से एंगेज करना है। वो मीडिया मैनेजमेंट में आजकल बहुत अध्ययन के और बहुत नई तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तो रोज कोई न कोई नई चीज या कोई ऐसी चीज जिसपे वो 15 दिन 20 दिन काट सकें, ऐसी चीजों पर हमारे जो आजकल जिसको एक बड़ा अच्छा शब्द लोगों ने दिया है, सीआर मीडिया, कि एक हुआ करता है तो सब हुआ हुआ करने लगते हैं नोएडा से। तो ये जो सीआर मीडिया है, ये सीआर मीडिया को वो सौंप दिया करते हैं डेली एक एजेंडा, और वो उस एजेंडे पर उस देश के पूरे एक बहुत बड़े अवाम को चला पाने में अभी भी सफल है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सोशल डिस्कोर्स ऐसा लग रहा है कि ये बातें नीचे नहीं जा रही हैं, इन पे बात नहीं हो रही। लेकिन गरीब और मेहनतकश और परेशान जनता में निश्चित तौर पर यह सवाल धीरे धीरे प्रेसिपिटेट हो रहा है, और ये सवाल आज नहीं तो कल बड़ा होगा ही होगा। इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि रोकने का बहुत तकनीकी और बहुत ही होशियार प्रयास इस तरीके से हो रहा है कि जो 170 से 200 दिन है, उन 170 के 170 दिन के लिए हेडलाइन क्या हो, ये खजाने में तैयार है, और उन हेडलाइंस पर लगातार काम करते हुए हमारे प्रधानमंत्री, और ये सिस्टम हमें आपको मिलेगा, और ये डायवर्जन करने में काफी हद तक फिर भी सफल होगा, जैसा तमाम दक्षिणपंथी स्टेट्स में हम दुनिया भर में देख रहे हैं। वो एक फार्मूला है, अब सब इसका अप्लाई करते हैं, और उसमें जो सूचना और प्रसारण की नई तकनीक है कम्युनिकेशन की, उसका पूरा उपयोग होता है। आज आप देख ही रहे हैं कि विपक्ष में इंडिया वालों ने गूगल से और फेसबुक के मालिकों से शिकायत की है कि आप एक तीसरी दुनिया के देश में उन कानूनों का भी पालन नहीं कर रहे हैं जो आप अपने देश में, जहां से आप पैदा हुए हैं, यानी अमेरिका में करते हैं या पश्चिम में करते हैं। आप इस देश में भेदभाव कर रहे हैं, और सरकार की ओर से ये सब कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति है। जी सॉरी, मेरा एक फोन आ गया। जी जी जी। तो मैं हिमांशु जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं एक और चीज दर्शकों के साथ शेयर कर लूं। ये जो आंकड़े के साथ मतलब जो खेल होता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, पहले 1 किलोमीटर अगर वो रोड बनाती थी और 4 लेन की रोड है तो बोला जाता था 1 किलोमीटर। अब नए आंकड़े में आ गया है कि नहीं, 4 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की रोड, 4 लेन, 4 किलोमीटर।
बोला जाएगा आंकड़े में 4 किलोमीटर। अब वो आप पुराने आंकड़े से करेंगे तो वो हरदम ही कुछ अजीब सा आंकड़ा देगा। एक दूसरा, मैं शीतल जी एक और चीज ऐसी जानकारी के लिए हिमांशु जी या आप कोई बताएं, जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वाले मोदी जी अगर हमारे मोदी जी के किसी आंकड़े को गलत कह रहे हैं, तो मोदी जी अगर मोदी जी के आंकड़े को गलत कह रहे हैं तो कोई मुकदमा चल सकता है कि नहीं? क्योंकि अदरवाइज तो नॉन मोदी अगर कुछ कहेगा तो उसमें देश में मुकदमा चल जाएगा। तो मोदी जी अगर मोदी जी के आंकड़े को गलत कहेंगे तो मेरे ख्याल में वो अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड केस होगा। हिमांशु जी ये बताइए, हमारे अडानी जी ने भी इस आर्थिक उसकी बात करें और अडानी जी की चर्चा न करें तो चर्चा अधूरी है, क्योंकि अडानी जी बहुत सी चीजें इस देश में सेट कर रहे हैं। आपने एक बार बहुत ठीक से बताया था और उस दिन शायद किसी दर्शक ने पूछ लिया था, आपने कहा था कि जो गुजरात मॉडल है, जो पिछले कई हजार वर्षों से जिसने इस देश के जो भी व्यापार रहा है उसको एक दिशा दी थी, उस पर कंट्रीब्यूशन किया था, लेकिन पोस्ट 2004 के बाद जो एक गुजरात मॉडल आया उसने एक अजीब ढंग की, आपने बताया भी था कि किस जगह के लोग कैसे करते हैं, गुजरात के किस तरह के लोग ट्रेडिंग किए और किस तरह से शॉर्टकट लिए। मैं उसके बाद भी पूछना चाह रहा हूं कि ये अडानी जी का भी इस जो भी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं अभी भी रोल है। अभी भी उनको जंगल के वो माइंस देने की बात हो रही है जो रिजर्व है, जो नो गो है, सुप्रीम कोर्ट का वो है, लेकिन उनको ऑक्शन किया जा रहा है, हालांकि सिंगल बिड आ रही है। नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि क्या देश की अर्थव्यवस्था में अदानी जी को आज भी मतलब उनका कोई से है या किस तरीके से है। मैं डेफिनेटली फेवरिज्म देख रहा हूँ, फेवरिज्म इस सरकार की तरफ से अदानी ग्रुप के लिए देख रहा हूँ, हालांकि मैं वो शायद दूसरे ग्रुप्स के लिए मुझे ओपनली नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो थोड़े दिनों पहले गैजेट ऑफ इंडिया में एक पब्लिकेशन आया था जहां पे एक कैलाश सनमार ग्रुप की एक कंपनी है, कैम्प्लास सनमार करके, उन्होंने एक अर्जी की है कि आप ये पीवीसी पेस्ट जो इंपोर्ट होती है कोरिया से, चाइना वगैरह से, तो उसके ऊपर जो भी मतलब ये एंटी डंपिंग वगैरह ड्यूटीज लगा के उसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। उसके उनके साथ फिनोलेक्स भी जुड़ा था, फिनोलेक्स ग्रुप भी उसमें याचिका में जुड़ा था। अब अगर आप देखे जाए तो पीवीसी का सबसे बड़ा व्यापार आज की तारीख में इस देश में कौन कर रहा है हम सबको पता है। तो ये क्या कहीं ना कहीं एक हिडन सपोर्ट है उस ग्रुप के लिए। हालांकि ये जो ग्रुप है जिसको ओपनली सपोर्ट करती है सरकार, उनके पास जो फाइनेंशियल समस्या है फिलहाल हिंडनबर्ग के बाद की या जो बातें आ रही है जिस तरीके से, तो क्या ये देखना पड़ेगा कि हिंद सपोर्ट दूसरे किसी ऐसे ग्रुप्स को हो रहा है नहीं हो रहा है। ये मुझे लगता है ये समझने वाली चीज है पहली। दूसरा, ये जो आपने जो बहस की है वो इस बहस पे आपने कहा कि क्या मोदी जो है अगर वो मोदी को क्रिटिसाइज करते तो क्या हो सकता है। तो हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, शायद सूरत से कोई पूर्णेश मोदी वापस कोई मुकदमा ये प्रिंसटन वाले मोदी पे दायर कर दे और उनको आके बताना पड़े क्या है किस तरीके से। हालांकि ये कोई जातिगत टिप्पणी नहीं है, ये इकोनॉमी की टिप्पणी है। आई थिंक आपका माइक म्यूट है मेरे ख्याल से, आप कुछ कह रहे थे मुझे लगा वो आपका माइक। हाँ नहीं, मैं मेरी आवाज आ रही क्योंकि नेट की यहाँ बार बार आज दिक्कत आ रही है, तो नहीं, अगर कहीं ऐसा होगा तो हाँ जी, नहीं मुझे लगा आप कुछ बोलना चाहते थे और माइक म्यूट था इसलिए। तीसरा मुद्दा जो समझना पड़ेगा, ये पूरे के पूरे पैनल में जो भी हम लोग बैठे ये हमको ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में आप अगर रिलायंस का एनुअल टर्नओवर ले लीजिए, करीबन 9.74 लाख ग्रॉस एनुअल टर्नओवर, वैक्सीज काटने के बाद कुछ वो 8.89 करोड़ के आसपास, 8.89 लाख करोड़। अब उसका जो प्रॉफिट है अगर ग्रॉस टर्नओवर के मुताबिक अगर आप कंपेयर करेंगे तो 7% प्रॉफिट है, 66,702 करोड़। का एनुअल टर्नओवर आप देख लीजिए तो 2.65 लाख करोड़, उनका भी 7-8% के करीबन उनका प्रॉफिट रेशियो है। लेकिन ये सब तो एनुअल टर्नओवर के ऊपर आपके प्रॉफिट के आंकड़े। भारत सरकार आज सबसे बड़ा एंटरप्राइज बन चुका है क्योंकि उनका तो सिर्फ 18 लाख करोड़ का हर साल का कलेक्शन है जीएसटी के जरिए, और वो पैसा अगर आप चैनलाइज करते हैं सिस्टम में बैंकिंग के जरिए या कहीं पे भी, तो ये ऐसे उद्योगपति जिनको आप ओपनली भी सपोर्ट करते हैं, जिनको आप बैक एंड पे भी सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है इन सब मुद्दों पे एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि 18 लाख करोड़, एक तरफ आपने कर्जा जो है 55 लाख करोड़ से लेके 185 लाख करोड़ तक का ले लिया है। 18 लाख करोड़ का अगर आप मान लीजिए कलेक्शन है पिछले 2 साल का मैं लेके चलू अगर एवरेज, तो 36 लाख करोड़ तो आपका कलेक्शन हुआ है। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, कलेक्शन हुआ है आपका। तो वो किस दिशा में चैनलाइज हुआ,
कौन से बैंक्स को आपने दिया। एनसीएलटी में आज आप केसेस की तादाद देख लीजिए, जिस तरीके से हेयर कट ले रही है कंपनियां। और बहुत बड़ी जो चीज मैं देख रहा हूं, ये जो पूरी जो वॉर चल रही है उसमें शीतल सिंह साहब ने एक बहुत सही बात कही कि जहां पे इनकी सहूलियत के आंकड़े होते हैं वो आते हैं कि थार का आंकड़ा आएगा कि थार का सेल बिका, लेकिन थार पूरे हिंदुस्तान में 141 करोड़ की आबादी में से कितने लोग थार लेते हैं। और बहुत मजेदार चीज अब ये शुरू हो गई है, ये वॉर अभी कॉर्पोरेट बनाम कॉर्पोरेट नहीं रही है। इकोनॉमी अगर किसी का से है या किसी को फेवरिज्म मिल रहा है, ये वॉर मैं प्योरली कॉर्पोरेट अगेंस्ट गवर्नमेंट देख रहा हूं। और मैं ये क्यों देख रहा हूं ये भी मैं आपको बताऊं। पिछले दिनों की अगर आप हेडलाइंस कुछ स्टडी करेंगे, ड्रीम 11 करके एक कंपनी है जिसके ऊपर जीएसटी का नोटिस आया, 29,000 करोड़ का रिकवरी उनके पास आया, ये सब मामला हुआ। अब आप नैरेटिव देख लीजिए, फाइनेंशियल टाइम्स में एक स्टोरी आती है, कि यहाँ पे जो जहाज में जो कोयला आया ये इस वैल्यू का था, इंडोनेशिया से जब निकला, और भारत में जब आया तो ये इस वैल्यू का था। गिरीश जोशी जी करके एक पत्रकार है कच्छ में, उन्होंने इसके ऊपर काम करने की कोशिश की थी। उन्होंने तब वो आज तक में थे, अभी भी वो आज तक के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव है कच्छ में। तो उन्होंने इसके ऊपर पुण्य प्रसून वाजपेयी वगैरह उनके टाइम पे ये स्टोरी करने की कोशिश की थी कि एक जहाज आता है जिसकी वैल्यूएशन कुछ 37 अदानी का खुद का जो पावर प्लांट है मुंद्रा में, उसके लिए जो जहाज आता है उसका वैल्यूएशन $37 पर टन होता है। और बाकी का उसी का जो गवर्नमेंट जो कोयला खरीदती है, उनकी जो कंपनीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जो कंपनी है, तो उनका कुछ वैल्यूएशन $117 पर टन होता है। तो उन्होंने कस्टम्स से ये पूछा कि ये कैसे हो सकता है। कस्टम्स वालों ने बोला वो $1,000 पर टन भी लाए, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो ड्यूटीज मिल रही। तो उन्होंने उस दिशा में जाके तहकीकात करने की कुछ कोशिश की। वहां पे कस्टम्स ऑफिस था, वो जल गया, वो पेपर पूरे जल गए। लेकिन आज ये स्टोरी, मतलब वहां के लोकल रिपोर्टर्स जो काम कर रहे थे, हम लोग एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट हम उस स्टोरी पे काम कर रहे, तो हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन आज ये स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स में आ रही है, तो 100% ये किसी कॉर्पोरेट का इंटरवेंशन है। ये कोई कॉर्पोरेट है जो इनका ऑलरेडी मतलब एक जिसको बोले टूट चुका है इनका वैल्यूएशन। क्योंकि देखिए हाइफा पोर्ट में जो बातें आई इजराइल में, तो इमीडिएटली जिस तरीके से शनिवार को हमला हुआ, तो मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कि इनका शेयर इस वीक में अदानी पोर्ट टूटेगा। मंडे को ये शेयर 33 रुपये टूटा सीधा, और इमीडिएटली जैसे ही टूटते ही अदानी ग्रुप को स्टेटमेंट इश्यू करना पड़ा कि हाइफा पोर्ट का जो रेवेन्यू फ्लो है पूरे हमारे रेवेन्यू मॉडल में पोर्ट के, उसका कुछ 3% है। तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी लगातार कुछ ऐसी स्टोरियां वापस अदानी ग्रुप को लेके आएगी, और ऐसा हुआ एग्जैक्टली। तो ये वॉर अभी मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि ये कोई वॉर कॉर्पोरेट वर्सेस कॉर्पोरेट नहीं है, ये समझने की जरूरत है। हेडलाइंस को आप स्टडी करेंगे, जिस तरीके से स्टोरीज का प्लेसमेंट होता है, क्यों ये स्टोरीज आज भी ऐसा नहीं है कि सब गोदी मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पत्रकार है जो ये स्टोरीज कर रहे हैं। क्यों ये स्टोरीज भारत के उन पत्रकारों को नहीं दी जाती है, क्यों ये स्टोरीज फाइनेंशियल टाइम्स वगैरह में आती है? क्योंकि सॉवरेन रेटिंग को लेके सब जगह पे प्रॉब्लम होगी, कंपनी को लेके सब जगह पे प्रॉब्लम होगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दों पे इश्यूज उठाए जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी वॉर में देख रहा हूं कॉर्पोरेट बनाम गवर्नमेंट हो चुकी है। कहीं ना कहीं बातें सामने नहीं आ रही है, लेकिन अगर हम इंडिया गठबंधन की भी अगर जो स्ट्रैटेजीज वगैरह देखें, जिस तरीके से वहां से जो बातें आ रही है, इनके पीछे कोई कॉर्पोरेट ब्रेन बिल्कुल है। क्योंकि ये इन लोगों को मतलब ये क्या है कि सब मेंढकों को एक तराजू में डाल के क्या बोले मेजर करने की बात, इतना आसान नहीं है। तो इकोनॉमी सिर्फ इन लोगों को असर करती है, बॉटम ऑफ द पिरामिड को, ये तो है ही है। लेकिन जब बड़ा खिलाड़ी अपने धंधे में कहीं ना कहीं देखता है कि उनके धंधे पे भी असर होगा, तो वो अपना धंधा सर्वाइव करवाने की कोशिश करेगा। और अगर हम पिछले जमानों की बात अगर हम करें, तो वहां पे नगर शेठ हुआ करते थे। नगर शेठ जो थे वो राजाओं को लोन दिया करते थे, और वो राजाओं की जासूसी करवाते थे। क्योंकि राजा अगर कहीं पे टूटता है तो नगर शेठ पूरा मतलब छोड़ के अपना कुनबा छोड़ के चले जाते थे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। यहाँ हमारे राजकोट के पास एक ध्रोल करके गांव था, वहां पे जो राजवी थे, वहां पे राजवी जब पता चला कि वो मतलब बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो वहां पे नगर शेठ रातों रात शिफ्ट होकर राजकोट में आ गए। राजकोट एक दूसरी रियासत थी, दूसरी स्टेट थी। तो ये जो कॉर्पोरेट और बड़े बड़े जो लोग हैं, मुझे लगता है हमसे ज्यादा चिंता इनको ये भी कहीं ना कहीं सरकार की इस तरीके की मूवमेंट्स पे, हरकत पे नजर रख के बैठे। क्योंकि ये जो मामला है, ये डिफरेंस ऑफ बिलिंग का, या ये जो फाइनेंशियल टाइम्स में जो स्टोरी आई है कोल स्कैम को लेके,
इसके पेपर्स यहाँ के लोकल जर्नलिस्ट को नहीं मिलते हैं। ये स्टोरी किसी और ने भी मतलब हिंदुस्तान में आई थिंक पी गुरुज वगैरह ने भी की थी एक जमाने में, और पूरा दफ्तर जल जाता है, कागजात जल जाते हैं, लेकिन यही स्टोरी एफटी में प्लांट होती है। तो आप समझ लीजिए इकोनॉमिकली कुछ बहुत बड़ी समस्या है। मेरा ये सब कहने का तात्पर्य ये था कि इकोनॉमिकली कुछ बहुत बड़ी समस्या है। और हाल ही में अगर रिजर्व बैंक के जो आंकड़े आए, जिस तरीके से रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट आई कि हाउस होल्ड सेविंग्स गिर चुके हैं, तो जब हाउस होल्ड सेविंग्स गिरते हैं तो डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली डाउन। आप ये जो भी करवा रहे हैं वो कंपल्सरी कंजम्पशन है। आपने व्हीकल इंश्योरेंस के दाम बढ़ा दिए, हेल्थ इंश्योरेंस के दाम बढ़ा दिए, आपने मतलब बेसिक जो सर्टिफिकेशन है, मतलब गवर्नमेंट बहुत क्लियरली एक चीज मैसेज दे रही है पब्लिक को कि गवर्नमेंट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, और वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसके लिए वो चार्ज करे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, उसको लेके कोई इंश्योरेंस पेपर्स हो, अगर आपको 2 पहिया स्कूटर भी चलाना है तो उसके लाइसेंसेज हो, उनके पीयूसी हो। पीयूसी अगर आपने निकाला है और उसकी डेट एक्सपायर हो रही है तो आपके फोन पे मैसेज आता है कि आपका पीयूसी का डेट एक्सपायर हो रहा है, और अगर आपने टाइम पे नहीं करवाया तो आपको पेनल्टी के लिए लागू किया। तो आप समझिए ये कंपल्सरी कंजम्पशन है। रास्तों की कंडीशन ठीक नहीं होती है, गाड़ी जाती है 70-80 के स्पीड पे, अचानक से गड्ढे आ जाते हैं एक्सेलरेटर में या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो गाड़ी टूटेगी तो सर्विस करवाने आप जाएंगे, सर्विस करवाने जाएंगे उसके ऊपर भी जीएसटी है। तो ये सब कंपल्सरी कंजम्पशन मॉडल्स है, और इसके जरिए ये 18 लाख करोड़ की कलेक्शन पे आज सरकार बैठी है सालाना। और कहीं ना कहीं ये जो कॉर्पोरेट लॉबी है उनको लग रहा है कि कुछ समस्याएं होने वाली है, इसीलिए मैं देख रहा हूं कि ये वॉर प्योरली कॉर्पोरेट बना गवर्नमेंट है, क्योंकि इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स है और है। शीतल जी कुछ कहना चाह रहे थे। शीतल जी। हाँ, ये मैं अडानी जी वाले मामले पर अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, 1-2 प्रोग्राम में मैंने जिक्र भी किया है, तो चूंकि वो सारा उन्होंने बताया हिमांशु जी ने, तो उसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन जोड़ देता हूँ, ये भी जानी चाहिए पब्लिक तक। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो प्राइवेट लोग जेट खरीद रहे हैं, प्राइवेट अपने कंजम्पशन के लिए वायुयान जो खरीदते हैं, उस पर 35% की ड्यूटी है। सिर्फ अडानी घराना ऐसा है जो पिछले 2 बार से अपनी खरीद में इस ड्यूटी को भी गायब कर ले रहा है। वो क्या करते हैं कि वो एक गुजरात में एक सेज है, गिफ्ट सेज, सही तो हिमांशु बयानी जी जानते होंगे कहाँ है ये, गिफ्ट सेज है। तो जो GIFT गिफ्ट सेज है उसमें अडानी जी ने 2021 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा उन्होंने एक सेकेंड एस्ट्रियोस सर्विसेज IFSC लिमिटेड। इस कंपनी ने सिर्फ एक काम किया, सेज में हवाई जहाज खरीदने का वो जनरली ये फायदा उनको दिया जाता है जो हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं। एक बना बनाया हवाई जहाज खरीदने का ट्रेडिंग है सीधे, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी हर आदमी 35% टैक्स देके हर दूसरा कारपोरेट मंगाता है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक वहां कंपनी एस्ट्रियोस सर्विसेज IFSC लिमिटेड खोली और जहाज इसमें 35% ड्यूटी बचा के इसमें मंगा लिया। इसके बाद क्या किया कि इन्होंने इसको अपनी ही एक कंपनी कर्नावती एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को, जो सेज से बाहर ऑपरेट करती है, जो पहले से कर रही है, अगर वो खुद खरीदती शायद उसने पिछली खरीद पे 35% ड्यूटी दी होगी, तो इन्होंने उसको लीज कर दिया। तो पूरे 35% 800-900 करोड़ के जहाज में 35% सीधे सीधे बचा लिया। ये इन्होंने किया 2021 में। ये कंफर्म डिटेल्स है, इनके रिटर्न्स में फाइल्ड है, तो ये इसमें भाग नहीं सकते। नवंबर 2021 का ये वाला सौदा है। दूसरा सौदा इस समय तैयार हो रहा है, ये भी एक बोइंग जहाज खरीदने का है, सेम मेथड अप्लाई किया गया है। अब इसमें दूसरी इन्होंने एंटिटी बनाई, चूंकि एक ही एंटिटी में 2 बार करते तो टैक्स वालों को दिक्कत होती इनको छुपाने में, तो अभी इन्होंने सीमेंट वाली अंबुजा सीमेंट खरीदा है, उसकी ओर से एक कंपनी क्रिएट की गई, लोटिस IFSC प्राइवेट लिमिटेड, अभी इसी पिछले साल रजिस्टर हुई। अब इसमें इन्होंने नया बोइंग बिजनेस एयरक्राफ्ट 788 करोड़ का बुक किया है, जो आ ही रहा होगा। इसमें भी 35% की ड्यूटी बच जाएगी, और इसके बाद ये फिर अपनी ही किसी दूसरी बाहर की कंपनी को लीज पे दे दिया जाएगा। इस तरह से मोटे मोटे ये खुलेआम करते हैं, क्योंकि इनको कोई डर नहीं है कि कोई एजेंसी जो फर्जी आरोप में सिर्फ इस बात पे कि एक गवाह से एक बयान दिलवा लेने में बिना रिकवरी के संजय सिंह को अंदर कर सकती है, जो अडानी पे रोज नाम लेते हैं,
लेकिन अडानी खुलेआम ये सब करते हैं और उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये फैक्ट्स अवेलेबल है रिकॉर्ड्स में, ये दोनों फैक्ट ओपन चीट है, ओपन मारी गई है। पिछले दिनों में 2014 के पहले कैडिला ग्रुप ने भी ऐसी एक हरकत की थी, एक एयरक्राफ्ट दूसरी कंपनी के नाम पे खरीद के किया था और वो रेगुलेटरी एजेंसीज के रडार पे आया था और उनके वो मतलब रिकवरी भी की गई थी। तो मुझे लगता है ये जिस तरीके से किया गया है उसमें यही है मॉडस की आप एसईजेड में एयरक्राफ्ट खरीदते हैं क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ट्रीटेड एज अ फॉरेन टेरिटरी विद इन द नेशन, लेकिन आप उसको एसईजेड में ऑपरेट करेंगे या डीटीए में, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, तो मुझे लगता है ये रेगुलेटरी एजेंसीज का भी मामला होगा। हालांकि कल ये खबर आई, ये दूसरी अडानी एयरपोर्ट को लेके, मुंबई एयरपोर्ट को लेके एजेंसीज ने प्रोब करना शुरू कर दिया है। तो मैं जैसे देख रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ जो गेम है पूरा का इनका शेयर तोड़ने की बात है, इनके शेयर के भाव तोड़ने की बात है और पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट बनाम गवर्नमेंट का वॉर चल रहा है। अब देखना ये कि ये कितना डेंजरस होता है आने वाले दिनों, कौन से कॉर्पोरेट है इसके पीछे, क्योंकि ये सब चीजें आएगी सामने धीरे धीरे। ड्रीम 11 के ऊपर जो नोटिस थी वो क्लियर इंडिकेशन था कि आप अपने मतलब उस दायरे में रहिए वरना ये हो सकता है। एनडीटीवी जिस तरीके से खरीद लिया गया, थप्पड़ मार के उनकी एक शेल कंपनी को ही खरीद लिया उन्होंने, इनको पता भी नहीं चला और बाद में ये लोग बोल रहे थे कि नहीं ये तो हमारे कंसेंसस के साथ हुआ है। लेकिन जिस तरीके से सौदेबाजी हुई, 5:30 बजे सीधे एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया गया, 3:30 बजे पेपर सब साइन किए गए मतलब एक्सचेंज खत्म होने के बाद, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता कि ये वॉर शुरू हो चुकी है उन्हीं दिनों से। मीडिया में जब पहली बार जो खबरें आई थी जो फंड फ्रीज को लेके, क्योंकि देखिए हर कोई यही कह रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो, बाजार में भी कहीं चाहिए कि ये शेल कंपनीज में पैसा किसका है और शेल कंपनीज के जरिए पैसा कहां पे आ रहा है। हिंडनबर्ग का भी यही कहना है, सभी का यही कहना है। तो कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशन है कि ये पैसा उनका नहीं है, इट्स अ फ्रंट आर्म और उसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। तो वेट एंड वॉच कीजिए। इकोनॉमी जैसे मैंने कहा, कंपल्सरी कंजम्पशन की वजह से इकोनॉमी के आंकड़े 18 लाख करोड़ का मतलब पूरा कलेक्शन का डेटा अगर आप देखने जाए, बाकी सब चीजों में बॉटम ऑफ द पिरामिड में समस्या है। हालांकि एक अच्छे मतलब शूट अभी देखने को मिले इकोनॉमी में, जो कोविड की वजह से, क्योंकि मैं बहुत जगह पे मेरा जाना भी हुआ, कोविड की वजह से जितने लोग गुजर गए थे तो उनको इस बार ये जो श्राद्ध में इन्होंने ऐड किया, तो यहाँ पे मैंने ट्रेंड देखा। मुझे पता नहीं हिंदुस्तान के दूसरे जगहों पे क्या ट्रेंड है, लेकिन बहुत सारे भोज हुए, बहुत बड़े बड़े भोज, 100 लोगों के, 200 लोगों के, 500 लोगों के। मैं रेस्टोरेंट जहां पे भी जाता था उनसे बात करता था कि क्या है, बोले नहीं साहब श्राद्ध के दिनों में हम पूरा का पूरा लंच के लिए जो हॉल से बुक है, सभी का कुछ ना कुछ मतलब एडिशन वगैरह हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लॉस हुआ था उनको कोरोना के टाइम पे, वो शायद ये रिकवर इस दिशा में हो रहा है। कुछ अच्छे शूट्स है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी अगर मतलब ये भी ऐसा है कि ये करना पड़ रहा है समाज को ध्यान में लेके, इसलिए लोग करते हैं। बाकी ये सब कंपल्सरी कंजम्पशन, तो जो भी आंकड़े आ रहे हैं कंपल्सरी कंजम्पशन की वजह से आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम की समस्या है। तो ये बिल्कुल मतलब एक बॉटम ऑफ द पिरामिड के आंकड़े जो प्रिंसटन वाले जो प्रोफेसर मोदी कहते हैं, वो उसमें कुछ मतलब तथ्य तो है, और उसको कैसे चैलेंज किया जाएगा, कैसे आगे बढ़ेगा, ये देखना पड़ेगा। जी, मैं प्रोफेसर संतोष आपके पास आऊं। गंगा जल तक पे 18% का जीएसटी है। जीएसटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे अगर आप गंगा जल भी मंगवाएंगे तो महंगा हो चुका है, 35 रुपया महंगा हो चुका है। नहीं, और मैं अपनी जानकारी के लिए, जमजम वाटर पे कुछ 18 है कि ज्यादा है, 36 है कि टैक्स फ्री है? क्योंकि शायद टैक्स फ्री है तो वो भी एक कुछ अभी हो जाएगा कि जमजम वाटर टैक्स फ्री, क्योंकि वो विदेश से आता है तो शायद टैक्स फ्री हो। मतलब मैं बिना जानकारी के बोल रहा हूँ, मेरे पास जानकारी नहीं। तो संतोष, मैं एक चीज आपसे और समझ लूं, मैं एक जो मैंने किया मैं उसका आपके साथ उसको शेयर कर लूं। जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं उनका काम होता है कि कुछ हो तो उसको गलत करिए। मैं अपना एग्जाम्पल दूं, एक नहीं 2500 एग्जाम्पल होंगे। जो लोकल लेबर आपका जो लेबर कमिश्नर होते हैं, आप कुछ भी करिए, आप कोई भी ऑफिस खोल लीजिए, ये ट्रेंड ये है कि उनके यहाँ से एक भाई साहब कोई होली दिवाली के करीब आएंगे एक झोला लेके, और वो आपके यहाँ कुछ ना कुछ पकड़ेंगे ही, क्योंकि भाई अगर आपको आप मिनिमम लेबर है, किसी ना किसी एक्ट में वो आपको पकड़ेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर उन्हीं के विभाग का एक कोई दूसरा आके आपके रजिस्टर को ठीक करेगा। तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं वो ऑफिशियली आके सामने के दरवाजे से आके आपको नोटिस देंगे, और पीछे के दरवाजे से उन्हीं का आदमी, और ये हर जगह होता है। मैंने भी यही करवाया आज से 15 साल पहले, जब मेरे पास ज्यादा लोग थे काम करते थे, तो मैंने भी ये काम करवाया कि उन्हीं का इंस्पेक्टर आके मेरा फिर रजिस्टर बनाता था, वही उस नोटिस का जवाब भी वही करता था। मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी की इसलिए बात कर रहा हूं,
ये एसईजेड पे जाने का किसी ना किसी ने बताया होगा, ये उनके अपने दिमाग की ऊपर नहीं है। और मेरा यही प्रश्न है, आज अडानी जी, जो हिमांशु बयानी साहब कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट इज अगेंस्ट गवर्नमेंट, तो अडानी जी कॉर्पोरेट हैं कि अडानी जी सरकार हैं कि अडानी जी कॉर्पोरेट भी है सरकार भी है? मैं जरा इस पे आपकी जो समझ है हमारे दर्शकों को समझाने की, वो मतलब वेयर ही स्टैंड्स। आपका सवाल का जवाब मैं देने से पहले एक बयानी साहब से सवाल कर लूं। आप बयानी साहब अपने को जी। अनम्यूट कर लें, क्योंकि आप जी। जब बोल रहे थे मैंने हाथ उठाया था, आनंद जी ने देखा नहीं। मेरा जी। सवाल आपसे ये है कि आप जो फाइनेंशियल टाइम्स की अडानी वाली कहानी है, उसमें आप ये मैं ये समझाऊं आपकी जो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट वॉर का भाग है। अब सवाल ये उठता है जिसपे आपने रोशनी नहीं डाली, तो अगर रोशनी डाल सकें तो अच्छा होगा, कि ये कोई अंतरराष्ट्रीय कंपनी जिससे लोन ले रखा है वो ये करा रही है, या भारत की ही कोई कंपेटिटर है? क्योंकि भारत में जो हमें मालूम है कि 5 बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर अक्रॉस सेक्टर्स भयंकर रूप से बढ़ा है। बस यही सवाल था मेरा। जी भयानी जी। जी बिल्कुल, ये आपका मुद्दा एकदम जायज है कि क्या ये इंटरनेशनल फंडिंग जो एजेंसीज है वो करवा रही है, या जिन्होंने मतलब फंड दिया अदानी को वो करवा रही है। मुझे लगता है उनके पास इतने डिटेल वाले जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो यहाँ के जो पत्रकार ढूंढने का प्रयास करते थे, वो उनके पास नहीं हो सकते, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो ये बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं देखिए, जब ये सडनली ये आईटी रिवॉल्यूशन जब इंडिया में आया, सिलिकॉन वैली बैंगलोर में खड़ी हो रही थी, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां विप्रो या इन्फोसिस जिस तरीके से मतलब उनके लोग आगे आ रहे थे, तो अब हमने देखा कि कहीं ना कहीं पूरा आइस इंटरनेट कम्युनिकेशंस और एंटरटेनमेंट को मिक्स करके किस तरीके से क्या सीडीएमए लाइसेंसेस में खेम हुआ। और उनको जब भी आप समझिए, मैं ये देख रहा हूं कि एक बड़ा जो तबका है कॉर्पोरेट्स का, खास करके बॉम्बे का वगैरह, वहां पे जब भी कोई ऐसी डिसरप्टिव कोई मतलब चीज आती है मार्केट में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं हिल जाते हैं। क्योंकि 35% अगर आप स्टॉक मार्केट में कंसंट्रेशन देखेंगे कंपनीज का, तो वो बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर से, जो कि बॉम्बे बेस्ड है। आईटी वगैरह का, फार्मा वगैरह का अगर आप कंसंट्रेशन देखेंगे, ऑयल एंड गैस, तो कम है कंपैरेटिवली। लेकिन अगर इन सेक्टर्स में से कोई बड़ा होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है, कुछ ना कुछ दूसरे वो होते हैं, तो ये जो पूरा कबल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा शुरू कर देता है। तो दे फील के दे हैव मिस्ड द बस। अब सबसे बड़ी चीज इस मामले में मैं जो देख रहा हूं, वो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर पूरा का पूरा गेम था। क्योंकि अगर आप पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रेसिपिटेट कर रहे थे, आप अगर उसमें से कोयला बना रहे थे, कोयले में से अगर मान लीजिए आपकी ये सोलर फोटोवोल्टिक प्लेट्स बनती है उसके रेसिड्यूल से, तो आपने वो कहीं बस मिस कर दिया, और आपको लगा ये सब बड़ा हो रहा है, तो उसके सामने ये पूरा एक खेल चल रहा है। दूसरा, अदानी हिंडनबर्ग के समय के टाइम पे जो चर्चा हमने की थी आनंद मदन सिंह साहब के साथ, उसमें हमने कहा था कि एक तरफ आपका सऊदी अरामको के साथ जो टाई अप होने वाला था, आपने एक सीट पे मतलब एक डायरेक्टर्स बोर्ड पे आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया उनके डायरेक्टर, और बाद में हुआ नहीं, व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस। लेकिन दूसरी तरफ अदानी ग्रुप जो गैलीली माइंस जो है ऑस्ट्रेलिया में, वहां पे कोयले में से प्लास्टिक बनाना शुरू कर दिया। सऊदी अरब जो आने वाला था वो पेट्रोकेम प्रोजेक्ट और प्लास्टिक के लिए आने वाला। तो ये वॉर इस दिशा में कहीं ना कहीं बिल्कुल इंडिकेट करता है। और मैं क्लियर हूं कि इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज के पास इतने माइक्रो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते बिलिंग वगैरह को लेकर, जो भी होता है। फंडिंग दिया है उनको, उनका रिटर्न चाहिए, एक लोन दिया है किसी, अब लोन से वो पैसा, मुझे किसी कंपनी ने लोन दिया है, अब वो पैसा कैसे कमाता हूं, कैसे उनको भरपाई करता हूं, उससे उसका मतलब रहता है। वो मैं कहां से कमाता हूं, कैसे कमाता हूं, उनका वो जरिया नहीं होता। वो हर महीने पे आके मेरे दरवाजे पे खड़े रह जाएंगे कि आपने लोन लिया, आप अपना इंस्टॉलमेंट दीजिए। इसीलिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बोल रहा हूं, यहां के पत्रकार ढूंढ रहे हैं, उनको मिलते नहीं है, और सडनली मतलब इतने सालों बाद ये डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल टाइम्स के पास है। तो ये इंडिकेशन है कि कोई, ये जिस तरीके से काम कर रहे थे अपने पोर्ट्स में, जो भी है, कहीं ना कहीं कोई था जो इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉर्नर कर रहा था, या कस्टम्स में कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हो सकते हैं, एजेंसीज में कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हो सकते हैं जो उन कॉर्पोरेट के पेरोल्स पे हो, जो इनके खिलाफ कुछ ना कुछ इकट्ठा कर रहे हो उस समय। पता नहीं है हमको जब कैसे ये बातें आएगी सामने क्या है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज, हालांकि मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं, तो मैं उस दिशा में ये सब देखता हूं। तो मेहरोत्रा साहब, मैंने जवाब दिया आपके सवाल का? जी जी जी, नहीं मैं सब क्लियर हो गया।
अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय है, ये तो आपके बात से साफ है। सॉरी आनंद जी, माफ करिएगा, मैंने ये सवाल कर लिया, आप अपना सवाल दोहराइए, मैं भूल गया इस बीच में। मैं सवाल को दो सवाल के दो पक्ष है, मैं फिर से उसको नया सवाल भी ऐड कर दे रहा हूं। जो इन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट अगेंस्ट गवर्नमेंट में हमारे अडानी साहब कॉर्पोरेट हैं कि गवर्नमेंट हैं, कि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों हैं, इस थ्योरी के हिसाब से। दूसरा, जो अगर सरकार जब चाहती है तो गैस सिलेंडर का दाम कम कर देती है, पेट्रोल डीजल का दाम कम कर देती है इलेक्शन को देखते ही, तो इसका मतलब इसकी कोई जब चाहे सरकार कर सकती है। तो ये इस खेल को कैसे, मतलब आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि ये तो सरकार इसको बढ़ा रही है और उसको कोई ऐसी जरूरत है नहीं, वो चाहे तो कम कर सकती है। जी, तो मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये सरकार आज चाहे तो मुद्रास्फीति की दर जो है, महंगाई की दर, उसको कम कर सकती है, और उसका कम करने का एकमात्र तरीका है कि पेट्रोल और डीजल पे और गैस पे दाम गिरा दिया जाए, क्योंकि ये तीनों पदार्थ इनपुट हैं सिर्फ लाइटिंग और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए नहीं, मगर इनपुट हैं ट्रांसपोर्टेशन में, जिसका योगदान जाहिर है सारे पदार्थों और सारी सर्विसेज पे होता है। तो यानी कि अगर ये टैक्सेस अपने कम कर दें, और केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, क्योंकि राज्य सरकार का जो टैक्स पेट्रोल और डीजल पे होता है उसकी मात्रा कम होती है, केंद्र की ज्यादा होती है। और केंद्र बड़ा होशियारी से पिछले कई सालों से सेस द्वारा बढ़ा रहा है। वो टैक्स नहीं बढ़ाता, वो एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाता, वो सेस द्वारा बढ़ाता है। उसको मालूम है कि सेस राज्य सरकारों के साथ बांटने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये सरकार आप पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि मजबूर होकर के फिर एक तो महंगाई बढ़ रही है, जिसके बारे में हम सब बात चर्चा करते हैं और इंडिया अलायंस बात करती है, और तो उसका नुकसान ये थोड़ा बहुत बर्दाश्त करने के लिए इसलिए तैयार है क्योंकि ये कहते हैं हमने तो एक लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया, हम अनाज दे रहे हैं, हम पीएम किसान दे रहे हैं इत्यादि। और इसी वजह से दिखावे के लिए इलेक्शन से पहले वो पेट्रोल डीजल का दाम इलेक्शन से पहले गिरा भी देते हैं। मगर सवाल ये हमें पूछना चाहिए, आम आदमी को और इंडिया अलायंस को पूछना चाहिए, और हमारे आम जनता को मालूम होना चाहिए कि ये स्थिति पहले क्यों नहीं थी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले स्थिति मतलब 100 रुपए का पेट्रोल कभी बिका है या डीजल पेट्रोल 90 से ऊपर का बिका है, कभी नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यूपीए की पिछली सरकार जब $100 प्रति बैरल से ज्यादा दाम अंतरराष्ट्रीय होता था, वो अब घट करके 80 हो गया है। और ये सरकार का 10 साल में से 9 साल में से 7 साल तो बहुत कम दाम रहा है अंतरराष्ट्रीय दाम। उसके बावजूद ये कभी 70-80 के नीचे नहीं आया, और अब तो 100 के ऊपर है। वो इसी वजह से है कि ये जब सरकार आई, दोबारा जब आई नहीं सॉरी पहली बार जब आई, तो ग्रोथ रेट कम हो रही थी, जो मैं पिछली बार आपको बता रहा था अपने पिछले वक्तव्य में। तो ग्रोथ रेट कम हो रही थी, तो टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा था हर किस्म का। फिर इन्होंने जब साइलेंट फिस्कल क्राइसिस कोविड से पहले चल रही थी, और फिर इन्होंने क्या किया कि कोविड से बिल्कुल पहले 19 में मिडिल क्लास का वोट जीतने के लिए फरवरी के बजट में 19 में इन्होंने पर्सनल इनकम टैक्सेस की रेट्स को बदला, जिससे लाखों की संख्या में जो पर्सनल इनकम टैक्स देते भी थे, चाहे कम मात्रा में देते थे, वो सब बाहर हो गए। तो उससे इनको नुकसान हुआ, पहली बात। फिर 5 ही महीने बाद, शायद जुलाई अगस्त में, इन्होंने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट घटा दी।
30% से ले आए 25%। इसका असर ये हुआ कि वे 1,45,000 करोड़ सालाना का नुकसान सरकार को होने लग गया। ऐसी स्थिति में तब तक देखिए, ध्यान रहे कि अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोल डीजल का दाम कम था, मतलब क्रूड ऑयल दाम कम था। ये बहुत फायदे में रही है सरकार साहब। 7 साल बहुत कम था अंतर्राष्ट्रीय दाम, और सारा जो विंडफॉल गेन इनको हुआ वो सब्सिडीज को इन्होंने बचा करके इन्होंने जम करके पीएम किसान और लाभार्थी वर्ग को बढ़ाया, और जहां कमी पड़ रही थी तो वहां इन्होंने, जैसे अभी पहले हम लोग कह चुके हैं, 55 लाख करोड़ से इन्होंने डेट अपनी 185 लाख करोड़ 9 साल के अंदर कर ली। ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि पहली तरफ तो पर्सनल इनकम टैक्स घटाया, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स घटाया, और ग्रोथ रेट कम हुई, तो इसी वजह से बोरो भी करना पड़ा, इसी वजह से हमारे ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम भी, और जबकि इनको विंडफॉल गेन हो चुका था अंतरराष्ट्रीय दाम गिरने पे। तो मतलब जो बात पहले कही गई कि इनके पास अर्थशास्त्री नहीं है, ऐसा नहीं कि इनके पास अर्थशास्त्री नहीं है। ये असली बात यह है कि हर आर्थिक निर्णय इस सरकार में राजनीतिक कारणों से लिया जाता है। ऐसा कोई आर्थिक निर्णय नहीं है। और मैं 40 साल से सरकारों को देख रहा हूं, देश में देख रहा हूं, दुनिया में देख रहा हूं, मगर ये एकमात्र हमारे देश के इतिहास में वो सरकार है जिसके सारे निर्णय, एक निर्णय मैं आपको नहीं बता सकता जो राजनीतिक कारणों से न लिया गया हो, जिसका कोई आर्थिक आधार है ही नहीं। तो अगर बेरोजगारी है, ग्रोथ रेट कम हो रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, तो सुब्रमण्यम स्वामी कोई गलत थोड़ी ना कह रहे। हम सब वही कह रहे हैं हुजूर, बाहर बैठे हुए, क्योंकि ये किसी की सुनने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि इनकी लॉजिक ही अलग है भाई। ये गुजरात मॉडल है आनंद जी, गुजरात मॉडल जो बड़ा हमको 20 साल 15 साल बताया गया। नहीं, ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये गलत तरीके से उसको मतलब परकोलेट किया जा रहा है। गुजरात मॉडल पूरा अलग था। गुजरात मॉडल ऐसा मॉडल था कि जहां पे छोटे छोटे रेडी रेकड़ी वालों ने कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक्स में पैसे डाले, वहां से उद्योगपति अच्छा खासा उद्योग का वो लेके जो इंडस्ट्रियल 9 रैंक पे जो गुजरात था वो 2nd रैंक पे आया, और रेडी रेकड़ी वालों को भी मतलब अच्छा खासा रिटर्न्स या इंटरेस्ट का जो भी था, जिस तरीके से था, रेडी रेकड़ी वालों को भी लोन दी थी, उन्होंने भी 100% के पे कर दी थी। ये देखे मतलब ये अपना डेट बढ़ा के जीने वाला ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये बहुत क्लियर हूं। ये परकोलेट अलग तरीके से हुआ है, ये कहा अलग तरीके से जा रहा है। गुजरात मॉडल बहुत ही मतलब जिसको बोले ना आप कैलकुलेशन वाला मॉडल होता है, ये कैलकुलेशन वाला मॉडल नहीं है, आप समझिए। ये मतलब किसी भी दिशा में आप फायर कीजिए, हर जगह से घिर चुके वो वाला मॉडल है, गुजरात मॉडल नहीं है। हिमांशु जी, एक्चुअली क्या है कि आम आदमी को, चूंकि ये गुजरात मॉडल करके उसको प्रमोट करते हैं, और खास करके मोदी जी उसको गुजरात मॉडल नहीं, ये क्या हुआ है, ये ऐसा हुआ है कि जो मीडिया, देखिए सिंह साहब, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताऊं, मैं 2013 में मैं यहाँ पे था, 2016 तक मैंने काम किया गुजरात में। मैं 2013 तक ब्लूमबर्ग के ब्यूरो में था, बाद में वो ब्यूरो बंद हो गया। तब से हम ये कह रहे थे लगातार कि देखिए ऐसी परिस्थितियां होगी। तब जो बैठे थे वहां पे एडिटर्स या जो भी ब्यूरो चीफ जो भी थे, उनको लगता था कि नहीं ये नहीं हो सकता। 2014 में ये सब हुआ, उसके बाद जो भी चीजें आई तब भी लोगों को लग रहा था कि नहीं इसमें कुछ नया निकलेगा, हैट में से कुछ नया रैबिट निकलेगा। हम बोल रहे थे बॉस आप अब देखते जाइए बहुत भयानक परिस्थिति आने वाली है, खास करके मीडिया वाले, क्योंकि हम यहाँ पे बर्दाश्त करके बैठे थे। तो हम ये बोल रहे थे, ऐसा नहीं था कि नहीं था। और वही मीडिया जो आप बोल रहे हैं, सीआर मीडिया, गोदी मीडिया, जो भी है, इसको अगर आप कुछ बताते तो वो पीछे जाके उसको स्टडी करने की कोशिश नहीं करते। तो वो एक मतलब जुमला जैसे टर्म हो गया था। आजकल एक टर्म हो गया है विधर्मी। विधर्मी मीडिया में कब से आने लगा? तो ये टर्म ये मतलब ये आता है ना वहां से, इनके जो थिंक टैंक्स वगैरह से, वहां से टर्म्स आता है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ये नहीं है, गुजरात मॉडल अमूल है। गुजरात मॉडल यहाँ के छोटे छोटे जो क्लस्टर्स है, जो बड़े हुए छोटे छोटे कोऑपरेट, क्योंकि क्लस्टर्स उस जमाने में थे, अच्छे खासे उद्योग थे,
उनके पास स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए समस्या थी, तो उन्होंने कोऑपरेटिव बैंकिंग मॉडल खड़ा किया। गुजरात मॉडल ये है कि जब पानी की किल्लत हुई तो लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की, पानी की किल्लत को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। सूरत और भावनगर में पानी की किल्लत शुरू हुई तो लोग आ गए सूरत में उन्होंने मतलब डायमंड पॉलिशिंग किया, 10 में से आज 8 हीरे घिसना शुरू किया। बॉम्बे का पूरा डायमंड का जो पॉलिशिंग ट्रेडिंग का हब था वो सूरत शिफ्ट किया। ये गुजरात मेहनत कश लोगों का मॉडल है। ये गुजरात मॉडल नहीं है हमारा। और दूसरा मैं एक और चीज पे आता हूं। ये गुजरात मॉडल में जो चेहरे आ रहे हैं ना आपके सामने, ये ज्यादातर आ रहे हैं नॉर्थ गुजरात वगैरह से जो भी है। असलियत में अगर आप देखने जाए तो ये जो गांधी जी वगैरह है वो सौराष्ट्र जो दरिया का जो मतलब पूरा कोस्टल बेल्ट है गुजरात का, वहां से। तो ये जो गुजरात के जितने भी आइकन्स खड़े हुए हैं ना वो कोस्टल बेल्ट से खड़े हुए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं सिस्टम्स को चैलेंज किया। हर्षद मेहता की मतलब मान लीजिए हर्षद मेहता की जो बातें थी वो गलत थी, हम मानते हैं कि उसने लोन लिया वापस दे दिया, मनी मार्केट का पैसा लॉन्डर किया, जो भी किया, लेकिन वो ये बोलता था कि शेयर बाजार ऐसा कुआं जो पूरे हिंदुस्तान की प्यास बुझा सकता है। तो वो थिंकिंग थी उसके बाद। अब हरीश मेहता जो देवांग मेहता के ब्रदर है नास्कॉम के, वो अमरेली से, सन फार्मा वाले अमरेली से, लेजिटिमेटली सब बिजनेस करने वाले। तुलसी तंती विंडमिल ने इतना बड़ा रिश्ते के कंपनी की, आज विंडमिल आज वो अपने टाइम से आगे था, वो बंदा राजकोट का है तुलसी तंती। तो ये सब ये गुजरात मॉडल नहीं है, आप समझिए। हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। हुआ ये है कि जैसे अमेरिका में कंक्लूड कर रहा हूं। हुआ ये है कि जैसे अमेरिका वगैरह में मीडिया जो है उसमें कॉर्पोरेट्स आमने सामने, कुछ कॉर्पोरेट डेमोक्रेट्स के साथ है, कुछ कॉर्पोरेट्स जो है वो लिबरल्स के साथ है, उस तरीके से यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे सब कॉर्पोरेट्स एक जगह पे चलेंगे। जब तक कॉर्पोरेट्स आमने सामने नहीं आएंगे तब तक एक मीडिया हेल्दी भी होना संभव नहीं। तो ये चीज हुई है, उसको सबको इसको गुजरात मॉडल बोलना है, चाहे आनंद महिंद्रा हो, चाहे गोयनका हो, चाहे कोई भी हो। तो उनको पता नहीं है एक्चुअली असली गुजरात मॉडल क्या। आनंद जी एक वाक्य, सिर्फ एक वाक्य। भयानी जी ये जो बता रहे हैं कि क्या असली गुजरात मॉडल है, वो प्री मोदी है। सारा जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने किया, वो चाहे वो बॉम्बे से सूरत आने वाले डायमंड या अमूल, वो सारा प्री मोदी है। वो प्री मोदी है, वो प्री मोदी है। मोदी ने सिर्फ उसका एडवांटेज लिया है, उसका मार्केटिंग किया है, वो सब प्री मोदी है। एग्जैक्टली मैं इससे सहमत हूँ। प्रचार में मोदी जी ने अपना नाम मोड़ लिया उसे सब। बिल्कुल। मैं चलते आतमजीत सिंह साहब, आज माफ करेंगे क्योंकि भाई आप सब उम्र में हम लोगों से छोटे पड़ जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग आपके साथ जाति कर सकते हैं क्योंकि समय का नहीं है। शीतल जी एक चलते एक बात क्विक वो, क्योंकि वो एक प्रश्न था जो लोगों के उसमें है। ये कहा जा रहा है कि Xiaomi और कौन सी वीवो या वाइवो जो भी बोलिए उसको, ये सब चीनी कंपनी है और यहाँ आके क्या गड़बड़ कर रही है, लेकिन इन कंपनी के यहाँ प्लांट लगे हुए हैं, ये कंपनी लोगों को रोजगार दे रही है। तो एक जरा आप आम दर्शक को बता दीजिए कि ये कंपनी दुश्मन की कंपनी है कि ये कंपनी यहाँ रोजगार दे रही है, इन कंपनी को मार के भगा देना है कि इन कंपनी को रखना है, कि इन कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करना है कि नहीं करना है। क्योंकि आईपीएल तक का टाइटल स्पॉन्सर ये वाइवो करता है, लेकिन जब न्यूज क्लिक के साथ नाम जोड़ा जाता है तो कहा जाता है कि देखो कितना बेईमान लोग। एक बात संक्षेप में शीतल जी, फिर खत्म करते हैं। ये तो हमारी हिपोक्रेसी है। आज जब इजराइल एकदम युद्ध में है, कह भी रहा है हमने वॉर गाजा पे छेड़ दिया है, उस समय जो उनका सबसे बड़ा अखबार हारेट्स है, उसका एडिटोरियल अपने प्रधानमंत्री की चमड़ी उधेड़ रहा है और उसको वार क्रिमिनल बता रहा है। और वो जो वहां का जेरूशलम टाइम्स है वो उसको क्रिटिसाइज कर रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब ही बदल दिया मोदी जी के एरा ने दरअसल, और उसके तर्क बदल दिए, और उसकी वजह से हम लोग जो है तथ्यों की जगह भावनाओं पर निर्णय लेते हैं, और भावनाएं हमेशा भड़काई जा सकती है, मूर्ख बनाई जा सकती है। ये समस्या है जी। मैं अब क्योंकि समय नहीं है, अगला सेशन है, हिमांशु जी और प्रोफेसर संतोष आपसे एक अगले किसी हफ्ते या जब भी आप लोग के पास टाइम होगा मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरी 2-4 दिन पहले कहीं बात हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि सरदार सरोवर जो टोटल प्रोजेक्ट था, जिसको बहुत इट्स अ फेल प्रोजेक्ट, क्योंकि अब उसको टूरिज्म का प्रोजेक्ट कर दिया गया है, बजाय उसको
इरिगेशन और उसकी जगह, और वो जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जो पैसा देना था, जो बिजली देनी थी, वो भी नहीं दी जा रही है। और इस पे कभी हम लोग मैंने उसको इसलिए कर दिया कि दर्शकों को भी पता लग जाए, इनसे भी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे हम। लेकिन अगले हफ्ते हम लोग जरूर एक वो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट टोटलिटी में उसने कितना भला किया, कितना अच्छा किया, कितना खराब किया आदिवासियों के लिए, मतलब मध्य प्रदेश को तो पैसा ही नहीं मिल रहा है, इस तरह की बहुत सी दिक्कतें हैं। आप सबका इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, आई थिंक इसके लिए आपको सबसे बेहतर जो नाम है आपके चैनल पे भी मतलब आते हैं, डॉक्टर जयनारायण व्यास, क्योंकि वो उसके आर्किटेक्ट, जो भी जिस तरीके से वो सरदार सरोवर को हेड करते थे केशव भाई की मिनिस्ट्री में, तो ही विल बी द राइट पर्सन टू टॉक ऑन दिस। उनको भी बुलाया जाएगा और हम लोग आम आदमी की तरह उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रोफेसर साहब।